प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे कि बक्सर के युद्ध कैसे हुआ था और कैसे बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व पूरा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज हम लोग देख लिए थे मीर कासिम, अवध के नवाब और फिर शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के द्वारा लड़ा गया था। और फिर जो तीनों संधि हुआ था हम लोग उसको भी देख लिए थे। आइए अब हम लोग इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कह दीजिए जिसका यूज है वो है द्वैत शासन। कि द्वैत शासन जो है वो क्या है आखिर, और द्वैत शासन का मतलब क्या है हम लोग इसको समझेंगे। और ये कहाँ लागू हुआ, किस जगह के अर्थ में हम लोग द्वैत शासन को पढ़ते हैं, हम लोग इसको समझेंगे। उससे पहले हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि पूछे थे ये प्रश्न कि आप लोग बताइएगा कमेंट करके मुझे कि उस वक्त जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था गवर्नर जनरल। तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। आप लोग चाहिए तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बक्सर की तरफ से युद्ध में हेक्टर मुनरो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे वो हेक्टर मुनरो थे। तो बक्सर का युद्ध अगर ये पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो हम कह सकते हैं कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब हम लोग देखेंगे द्वैत शासन। ये द्वैत शासन क्या होता है, तो देखिए द्वैत शासन का जो है ये बंगाल के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है बंगाल में। तो द्वैत से देखिए, द्वैत इसका नाम से क्लियर है। द्वैत मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके नाम से क्लियर है कि दो के सेंस में इसका कुछ मतलब निकल रहा है। और शासन तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमको लगता है आप लोग समझ जाएंगे कि दो शासन चल रहा हो, या दो व्यक्तियों के द्वारा शासन चलाया जा रहा हो, या दो अपने अधिकार क्षेत्र के शासन इस पर यहाँ चला रहे हो। तो ये हम इसलिए बोले कि बंगाल के संदर्भ में है। और ये 1765 से 72 के बीच में इसका उपयोग, 1765 में क्योंकि संधि हुआ था। आप पढ़े थे पीछे बक्सर के क्लास में, बक्सर के युद्ध में, कि मीर कासिम जब युद्ध हार जाता है तो फिर संधि होता है, बंगाल का संधि, जो फिर वापस से वो मीर जाफर को बना देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग जो अभी नए होंगे वो पीछे वाले लेक्चर को देख लीजिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर करिए आप लोग। तो ये 1765 से 72 के ईस्वी में ये द्वैत शासन का शब्द का जो हम लोग उपयोग करते हैं। तो द्वैत शासन मतलब हम पहले बोले कि दो शासन व्यवस्था, बंगाल में दो शासन व्यवस्था चल रहा था। एक तो कंपनी का था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा बंगाल का नवाब, इसलिए द्वैत शासन कहा गया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो दीवानी अधिकार था ही, और जो हमारे नवाब थे, जो निज़ाम थे, उनके पास प्रशासनिक व्यवस्था का उनको हेड माना गया था। ठीक है, जैसे कह देते वैसे निजामत। ठीक है, निजामत को हम लोग प्रशासनिक ही कहते हैं। निजामत इसका मतलब हो गया प्रशासनिक। तो नवाब के पास जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था, प्रशासनिक क्षेत्र था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी मतलब आप लोग समझते होंगे या नहीं समझ रहे होंगे। तो दीवानी मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार। ठीक है, दीवानी का मतलब राजस्व वसूल करने का। ठीक है। और देखिए, और यहाँ तक कि हम लोग पहले देखें कि जो ये, और नवाब के पास सूबेदार नियुक्त करने के का भी अधिकार था। लेकिन सूबेदार जो वो नियुक्त करता वो कंपनी के मर्जी से करता। कंपनी जिसको कहता कि आप इस व्यक्ति को बनाइए सूबेदार, तो वो उसी व्यक्ति को बनाता। क्योंकि को पता ही है कि ये नवाब तो बना ही था ना ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से, तो फिर ये कैसे अपने मर्जी से कुछ चाहता तो कर सकता था, नहीं कर सकता था। अगर ये सूबेदार नियुक्त भी करेगा तो किसके मर्जी से करेगा, कंपनी के मर्जी से करेगा। ठीक है।
नहीं कहता है कि हाथ में दे दिया, खाने को नहीं आया, कुछ इस टाइप का कहा जाता, वही हो गया कि इसको ये दो चीज़ तो मिल गया। और क्या लगता है प्रशासन व्यवस्था में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं घुस रही होगी? प्रशासन में भी घुसी होगी, और ये सूबेदार वाले में तो घुस ही रही है। तो ये और दीवानी तो अपने पास रख ही चुकी है कंपनी। तो इस प्रकार से बंगाल में दो शासन व्यवस्था चलता है। एक तो नवाब अपना शासन चलाना चाह रहा था, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन चला रहा था। इसी अर्थ में हम लोग द्वैत शासन शब्द का उपयोग करते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग को और भी प्रश्न आना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया है टोटली बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में बंगाल को अच्छे तरीके से, फिर ये अपना ही किसी व्यक्ति को क्यों नहीं यहाँ नवाब बना करके बैठा देता है कि अब बंगाल का पूरी तरीके से, जैसे अभी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में हार जीत होती है, तो जो जीत जाता है वो कम्प्लीटली उसका मुख्यमंत्री या अपना शासन व्यवस्था अपने अंदर में नहीं लेता। तो जब ये या किसी भी युद्ध में जब जीत रहा है तो ये चाहे तो ये खुद भी तो यहाँ बैठ सकता है ना, बंगाल में खुद भी बैठ के शासन कर सकता है, लेकिन खुद क्यों नहीं बैठ रहा है? ये क्वेश्चन आप लोग के मन में आना चाहिए कि ये क्यों नहीं खुद बैठ रहा है, क्यों फिर भी उसी जो वंश है, उसी से राज सत्ता जो चलाते आ रहा है, उसी में से क्यों किसी को बार बार, कभी मीर कासिम, कभी मीर जाफर, ये ऐसे ऐसे, कभी सिजाउद्दौला, ऐसे ऐसे करके ये क्यों बार बार किसी एक को, इसी सब में से किसी एक को चुन चुन के बैठा रहा है? इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। देखिए इसके पीछे रीजन क्या था। एक तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको भारतीय शासन व्यवस्था चलाने का उतना पकड़ तो था नहीं, क्योंकि ये बाहर से आए थे और ये तो साम्राज्य विस्तार हम यहाँ आकर करना चाह रहे थे, और इनका ये बिल्कुल भी इनका रुचि नहीं था कि ये यहाँ के लोगों पे उस तरीके से मतलब शासन करे जो एक नवाब कर रहा है अपने क्षेत्र के लोगों पर। इसको तो सिर्फ था जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लूट सको, लूट लो। तो ये लूट लो वाला फॉर्मूला जो आप याद रखिए कॉन्सेप्ट की, उसके पास सिर्फ लूटने का ही उसको ये था, ये नहीं था कि उसको कोई क्षेत्र चलाना हो, उसको अच्छे से उसको समृद्ध करना हो, क्योंकि जब कोई राजा या हम संभालते हैं किसी जगह का जिम्मेदारी तो हम उसको समृद्ध करना चाहते हैं, हम उसको विकास करते आगे की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये तो ऐसा नहीं चाहेगा ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये क्यों इस समय झूठ से दिमाग लगाना चाहेगा यहाँ बैठ करके। और उसके बाद इसको एक बात का और भी डर था, क्योंकि ये तो कितना भी है तो विदेशी, और ये विदेशी है और यहाँ भारतीय पे इसको शासन करना है, तो कहीं भारतीय लोग इसका विद्रोह कर देंगे, इसका भी तो इसको डर था। और इस डर से ये अपने किसी भी लोगों को नवाब के रूप में नहीं बैठाता था। तो वो प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहते थे, ठीक है, हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो आप जो देख रहे हो, अभी आपको जितना भी जगह देख रहे हैं ये सभी जगह संधि कर करके सबको किसी न किसी को, निजाम नवाब को बैठा रहे हैं हर जगह, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो भी ये काम कर रहा होता है, चाहे वो बंगाल का हो, अवध का हो, कहीं का भी, इसके मर्जी से ही कर रहा है, ठीक है, कंपनी के मर्जी से करता है। तो ये अप्रत्यक्ष है, हमेशा ये अप्रत्यक्ष है, ठीक है अभी तक। और वो जो कर रहा था ये प्रत्यक्ष था, तो कुछ भी अगर गड़बड़ी होगा तो जनता किसको पकड़ेगी? नवाब को पकड़ेगी। तो इसलिए ये खुद डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ये यहाँ पर है। अब ये द्वैत शासन कब समाप्त होगा बंगाल में? ये द्वैत शासन 72 तक चला, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि बंगाल में ये समाप्त भी कब हो जाएगा? 1772 में ही समाप्त हो जाएगा। और अंग्रेज यहाँ से 1772 से प्रत्यक्ष शासन करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक आपको अप्रत्यक्ष दिख रहा था क्योंकि किसी न किसी को नियुक्त कर रहे थे, लेकिन अब ये 1772 से अपने हाथ में सारा कमान ले लेंगे, क्योंकि अब ये इतना समय यहाँ बिताने के बाद अब इनको ये भी लगने लगा है कि हम कुछ कर सकते हैं और दमन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ विद्रोह भी होता है तो भी हम क्या कर सकते हैं? दमन कर सकते हैं, क्योंकि अब सैन्य व्यवस्था सारा राजस्व वसूल करके अपने प्रशासन पे वो खर्च कर चुका है अच्छा खासा। तो उसको पूरा आइडिया अब हो चुका है कि अगर यहाँ के भारतीय या किसान या किसी के भी द्वारा विद्रोह का, जो आपको आगे देखने को मिलेगा कि जब कर वसूलने का जो विधि इतना ज़्यादा कठोर होगा तो बहुत जगह किसान विद्रोह होगा, तो वो विद्रोह को कैसे वो दबाएगा। तो ये सब इसके पास अब तो हो चुका है। इससे ये समाप्त कब हो जाता है द्वैत शासन? ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में स्टेट पीसेस वगैरह पूछ सकता है कि ये समाप्त कब हो जाता है। तो 1772 में ये समाप्त हो जाता है और यहाँ से कंपनी अपना प्रत्यक्ष शासन करना शुरू कर देती है। और द्वैत शासन का आरंभ किसके समय में हुआ था? क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। द्वैत शासन आरंभ जो हुआ था वो क्लाइव के, ठीक है। ये आरंभ जो हुआ था क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लाइव के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। और ये समाप्त जो हुआ ये किसके, समाप्त जो है वैरेन हेस्टिंगस के नेतृत्व में यह समाप्त होता है। ठीक है, वैरेन हेस्टिंगस। ये सब चीज़ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। हेस्टिंगस, वैरेन हेस्टिंगस। ठीक है, तो वैरेन हेस्टिंगस के नेतृत्व में समाप्त होता है, क्लाइव के नेतृत्व में आरंभ होता है और 65 से लेकर 72 तक चलता है द्वैत शासन। 65 से 72 तक और 72 में ये समाप्त हो जाता है। तो यही है आपको द्वैत शासन, दो, एक नवाब और एक कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा व्यवस्था ही द्वैत शासन है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होना चाहिए। आप बुक पढ़िएगा तो और भी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में और भी आ जाएगा और यहाँ आपका हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। और आप लोग को पता ही है कि सिर्फ यहाँ पे यही सब पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्लास 10th 9th ये सब का भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अभी क्लास 10th का भी इसमें क्लास शुरू हो गया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो सारे लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। अगर आप लोग ये कारवा अगर और भी बढ़ता गया तो इसमें बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे ऐड होगा जो आप लोगों को लगेगा कि नहीं वाकई बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इसलिए प्लीज़ इसको शेयर करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखें, थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, कुछ प्रमुख गवर्नर हम देख लेना चाहते हैं कि कौन कौन कब कब यहाँ आए हैं भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो गवर्नर है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये कौन कौन कब कब आया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं क्लाइव, और या नहीं तो हम लोग जिसके बारे में अब तक थोड़ा पढ़ चुके हैं वो तो हम लोगों को जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि और कभी कभी पूछता भी है आपको मैच करने के लिए। इस तरफ गवर्नर जनरल का नाम दे देगा और एक तरफ आपको ईस्वी दे देगा और मैच करने के लिए पूछेगा कि किस गवर्नर का किस समय में रहा। क्लाइव भारत में 2 बार, ठीक है, क्लाइव को 2 बार दिया गया है, एक 1757 से 60, ठीक है, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर ये बक्सर का जब संधि वगैरह हो रहा है तो क्लाइव के नेतृत्व में ही संधि हुआ है। भले युद्ध याद रखिएगा, युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था 64 में, लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है कि फिर से क्लाइव को बुला लिया जाता है इंडिया और फिर से क्लाइव को यहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है। तो 1700 फिर से अगेन 2 बार बन जाता है, ये 65 से 67 तक। याद रखिएगा एक चीज़, बहुत कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आने से आप कंफ्यूज हो जाए। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, उस वक्त हेक्टर मुनरो थे यहाँ से गवर्नर, लेकिन जैसे ही बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं वैसे ही कंपनी फिर से क्लाइव को भारत बुला लेता है और फिर से भारत का गवर्नर जनरल क्लाइव को बना देता है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वैरेन हेस्टिंगस, वैरेन हेस्टिंगस, ठीक है, इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि हम बोले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको ये मत सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर ये क्यों ही बता रहे हैं, ये जान। और आप जैसे जैसे बुक पढ़ेंगे उसमें हर एक का एक अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। ठीक है, 1772 से 85 तक जो है वो वैरेन हेस्टिंगस का रहेगा। तो अभी हम देखें कि इसलिए जो द्वैत शासन समाप्त होता है वो वैरेन हेस्टिंगस के ही काल में समाप्त होता है। कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, और कार्नवालिस का यहीं से 1786 से कार्नवालिस का यहाँ स्टार्ट हो जाता है और 93 तक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेलेजली है, डलहौजी है, तो ये सब अब जैसे ही वेलेजली और डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर यहाँ तक पढ़ेंगे। वैसे आप अभी यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं है, अभी 72 तक ही आप पहुँचे हैं। तो ये दोनों में आपको याद रख लीजिएगा, क्लाइव और वैरेन हेस्टिंगस है, उसके बाद कार्नवालिस है, फिर लॉर्ड डलहौजी है, वेलेजी है, विलियम बेंटिक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, अगर आप लोग से एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर लिखने के लिए भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मेंस वगैरह में पूछता है कि भारत में क्लाइव के नेतृत्व में साम्राज्य विस्तार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कहाँ तक हुआ, तो ये क्योंकि क्लाइव, वैरेन हेस्टिंगस ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेलेजली ये सब जो गवर्नर है बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, इसलिए इससे सेपरेटली, इसका नाम लेकर के भी इससे सेपरेटली हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्लाइव के नेतृत्व में
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार के बारे में हमें बताइए। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ भी वैसे क्लाइव के बारे में देख लेते हैं। आप देखिए कि क्लाइव भारत में 2 बार आए हैं, 1757 से 60 और 65 में जब हुआ है तो 65 से 67 तक आए हैं। एक तरीके से क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसी का भी जो शुरुआती जब समय होता है कहीं पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का, तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम शुरू में ही अगर फैल होते चले जाएंगे तो फिर हम बीच और मध्य लास्ट तक कैसे फैलेंगे, तो नहीं फैल सकते ना। इसलिए शुरू का हमें जीतना बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप देख सकते हैं कि आपका पहला दूसरा अगर स्टेप सही जा रहा है तभी आप आगे के स्टेप में बढ़ पाइएगा ना। अगर आप पहले ही दूसरे स्टेप में आगे नहीं बढ़ेंगे तो नहीं हो सकता। इसीलिए क्लाइव का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुरुआती दौर में अंग्रेज को भारत में विस्तार करने में क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हम लोग क्लाइव को मानते हैं। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिस्थिति था, आप लोग याद कीजिए, अगर नहीं याद आ रहा तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरीके से डुप्ले, आपको याद होगा हैदराबाद में भी और कर्नाटक में भी किस तरीके से डुप्ले दोनों जगह फ्रांसीसी जो थे वो सरकार बना चुका था अपना। और फिर जब क्लाइव आता है, क्लाइव एंट्री लेता है। हम पहले बताए थे कि क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क था, फिर वो एक गवर्नर जनरल बनता है और फिर वो क्लाइव का एंट्री होता है बिल्कुल एक हीरो की तरह, और पूरे सीन को क्या करता है, वो पूरा क्लाइमेक्स चेंज कर देता है दोनों जगह पे, और पूरे एकदम कुशल नेतृत्व में फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध इस तरीके से पलट जाता है और अंग्रेज के पक्ष में आता है। और इतना ही नहीं, इतना मजबूर कर देता है कि डुप्ले को यहाँ से फ्रांस वापस जाना पड़ता है। तो हम पूरा आप लोग को अच्छे से बताए थे इस बारे में, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और हो रहा होगा तो आप लोग पीछे वाला बैक वीडियो देख लीजिएगा तो फिर से सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो किस परिस्थिति में क्लाइव के नेतृत्व में कर्नाटक का दूसरा युद्ध अंग्रेज के पक्ष में आ जाता है, तो ये सबसे निर्णायक हो जाता है। उसके बाद ये जब कलकत्ता पे दोबारा नियंत्रण होता है 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ है, और जब एक बार तो आप देखिए कि नवाब जो है जो प्लासी के युद्ध में जीत जाता है अंग्रेज के क्षेत्र को, उसके कारखाने पे उसका अधिकार कर लेता है, फोर्ट विलियम को भी अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, फिर वो वापस चले जाता है मणिकचंद नामक अधिकारी को वहाँ बैठा करके। लेकिन फिर क्या होता है, फिर आप देखते हैं कि युद्ध कैसे फिर पलट जाता है और फिर अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में फिर से कर्नाटक में कलकत्ता पे क्या करते हैं, फिर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो यह भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो क्लाइव के ही नेतृत्व में होता है। उसके बाद आप देख लिए कि अभी 1765 में जो तीनों संधि होता है अवध के साथ, बंगाल के नवाब के साथ और मुगल बादशाह के साथ, ये क्लाइव के नेतृत्व में होता है। तो इन पॉइंट को हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो फिर आप आसानी से 200-250 वर्ड लिखना इन पॉइंट पर तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप इनमें अच्छे से लिख सकते हैं कि क्लाइव को ऐसे ऐसे करके विस्तार हुआ। और अगर ये सब लिखने के क्रम में आप अगर एक मैप बना दें और ये भी बता दें कि उसमें कि क्लाइव का ये जगह पे रहा, एक मैप बना दें, और जैसे जैसे आप बताते चले थे कि क्लाइव के नेतृत्व में कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार हुआ, तो आप बता सकते हैं कर्नाटक, मैप में कर्नाटक, हैदराबाद दर्शा दीजिए, फिर बक्सर दर्शा दीजिए, कलकत्ता दर्शा दीजिए, फिर जो अवध और मुगल बादशाह के द्वारा इलाहाबाद का संधि, ये सब जो हुआ, अब ये सब भी दर्शा दिए तो आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आंसर आपका औरों से आंसर अलग हो जाएगा। तो आप मैप का यूज़, तो आपको पता ही है कि मैप का यूज अगर आंसर लिखने में, हमसे ज्योग्राफी में ही नहीं कभी भी किसी भी क्षेत्र विशेष का नाम आता है तो हम उसको यूज करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्लास बढ़ेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ही अगले टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे जो होगा वो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। अब आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा मैसूर के बारे में कि हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान क्या था, कौन था और उसका शासन व्यवस्था कैसा था। आप थोड़ा सा अगर पढ़ लीजिएगा तो शायद आपको क्लास समझने में और भी आसान हो जाएगा। पहले से हम कभी भी पढ़ के जाते हैं ना तो हमारे लिए क्लास समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और फिर मैं यहाँ बताऊँगी, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हमारा क्लास क्रमबद्ध तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कारवा को और भी आगे बढ़ाइए ताकि औरों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और किसी को भी अगर हेल्प हो सकता है तो हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।